खबर नहीं इस युग में कल की, खबर नहीं इस युग में कल की, समझ मन को जाने कल की। अर्थात इस समय में, इस संसार में कल क्या होगा इसकी खबर नहीं है। समझो ये मन, कल क्या होगा या किसने जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। और अभी तक देख चुके हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका में जिस मुकदमे को देखने के लिए, जिस मुकदमे के लिए गए थे, वह मुकदमा समाप्त हो चुका है। वह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका और उसके बाद महात्मा गांधी धार्मिक मंथन भी कर चुके हैं विभिन्न धर्मों को लेकर के, विशेषकर हिंदू धर्म, ईसाईयत और इस्लाम को लेकर के उनके विचार उन्होंने स्पष्ट किए हैं। अब उनके लौटने की बारी है, क्योंकि जिस कार्य के लिए गए थे वह कार्य हो चुका है। महात्मा गांधी इस संबंध में लिखते हैं कि प्रिटोरिया में मुकदमा खत्म होने के बाद वहां रुकने का मेरे लिए कोई कारण नहीं था। अर्थात जिस कार्य के लिए आया था वो समाप्त हो गया, तो कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए वो डरबन चले गए और वहां से हिंदुस्तान लौटने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि अब्दुल्ला सेठ के बुलाए जाने पर वो अफ्रीका गए थे, तो जबकि मुकदमा अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है, तो अब्दुल्ला सेठ अब बिना मान सम्मान के उन्हें कैसे आने देते। इसलिए महात्मा गांधी के लिए उन्होंने एक सामूहिक भोजन का जो आयोजन किया और महात्मा गांधी को पूरा जो है वो दिन उस सामूहिक भोजन की व्यवस्था जहां थी उन्हें वहां ही बिताना था। महात्मा गांधी कहते हैं कि वहां पे मेरे साथ कुछ अखबार पड़े थे, मैं उनका शीर्षक पढ़ रहा था। अखबार के एक कोने में मैंने देखा कि एक छोटा सा संवाद लिखा है। उसमें शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी हिंदुस्तानी मताधिकार। इसका अर्थ यह था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का अधिकार था। वह अधिकार छीन लिया गया। धारा सभा में इस से संबंध रखने वाले कानून पर बहस चल रही थी कि हिंदुस्तानियों को जो मताधिकार दिए गए हैं वो रहने दिया जाए या छीन लिया जाए। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं इस कानून से पूरी तरह अपरिचित था और जो लोग भोज में मेरे लिए आयोजित भोज में शामिल हुए थे, उनमें से किसी को भी हिंदुस्तानियों से मताधिकार छीने जाने का ये जो कानून था या कानून जो जिस पर चर्चा हो रही थी उसकी कोई खबर नहीं थी। इसलिए मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा। अब्दुल्ला सेठ ने कहा, हम क्या जाने इस बात को। अगर व्यापार पे कोई, क्योंकि अब्दुल्ला सेठ पूरी तरह से व्यापारी थे, वो कहते हैं कि अगर व्यापार पर कोई खबर हो तो उन्हें पता चलता है। वो कहते हैं कि देखिए ना, ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारे व्यापार की जड़ उखड़ गई है। उसके लिए हमने मेहनत भी की, पर हम तो ठहरे अपंग। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ
भाव ताव ही समझ पाते हैं। कानूनी बातों का हमें कोई अता पता नहीं चलता। अर्थात हमारे कानूनी दाव पेच या हमारे आँख कान तो गोरे वकील ही हैं जो हमें कानून की बातें बताते हैं। महात्मा गांधी ने पूछा, किंतु यहाँ पैदा होने वाले अंग्रेजी जानने वाले इतने सारे नौजवान हिंदुस्तानी यहाँ हैं, वे क्या करते हैं? अब्दुल्ला सेठ ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे भाई, उनसे हमें क्या मिल सकता है? वे बेचारे इसको क्या समझें? वे हमारे आसपास भी नहीं फटकते। और सच तो यह भी है कि हम भी उन्हें नहीं जानते। वे ईसाई हैं, इसलिए पादरी के पंजे में हैं, और पादरी सब गोरे हैं, और सारे गोरे जो है वो सरकार के अधीन हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि अब्दुल्ला सेठ की यह बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। हमें इस समाज को अपनाना चाहिए। क्या ईसाई धर्म का यही अर्थ है कि अगर वो ईसाई हैं तो हिंदुस्तानी नहीं रहे और परदेसी बन गए? किंतु मुझे तो वापस स्वदेश जाना था, इसलिए मैंने उन विचारों को प्रकट नहीं किया। किंतु मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि अगर यह कानून जिस पर बहस चल रही है वह पास हो गया तो आप सबको मुश्किल में डाल देगा। यह तो हिंदुस्तानियों की आधी आबादी को मिटाने का पहला कदम है। इसमें हमारे स्वाभिमान की हानि है। हो सकती है, परंतु मैं आपको फ्रेंचाइज हो सकती है, किंतु मैं आपको फ्रेंचाइज अर्थात इस तरह अंग्रेजी भाषा के कई शब्द अपने रूप में बदलकर देशवासियों में रूढ़ हो गए, जिसे हम मताधिकार कहते हैं। मताधिकार को तो कोई समझता ही नहीं। हम तो इसमें कुछ भी नहीं समझते। पर आप तो जानते हैं कि हमारे बड़े वकील मिस्टर एस्कम्ब, वे जबरदस्ती लड़वैया हैं। उनके और यहाँ के जेटी इंजीनियर के बीच खासी लड़ाई रहती है। मिस्टर एकम्ब के धारा सभा में जाने पर यह लड़ाई बाधक होती थी। उन्होंने हमें अपनी स्थिति का भान कराया है। ये पूरी बातें जो है अब्दुल्ला सेठ जो है वो महात्मा गांधी को कह रहे हैं। उनके कहने से हमने मतदाता सूची में लिखवाए अपना नाम और अपने सब मत मिस्टर एस्कम्ब को दिए। अब आप देखेंगे कि हमने अपने इन मतों का मूल्य आपकी तरह क्यों नहीं की, लेकिन अब हम आपकी बात समझ सकते हैं। अच्छा, आप ही बताइए, आप क्या सलाह देते हैं? महात्मा गांधी और अब्दुल्ला सेठ की इन बातों को दूसरे मेहमान बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अचानक से उसमें से एक ने कहा, मैं आपसे सच बात कहूं, अगर आप इस स्टीमर से ना जाएं और एक आध महीना रुक जाएं तो आप जिस तरह कहेंगे हम लड़ेंगे।
और बाकी उसके साथ दूसरे लोग बोल उठे, यह बात सच है अब्दुल्ला सेठ, आप गांधी भाई को रोक लीजिए। देखिए, महात्मा गांधी ने जिस लड़ाई का विचार भी नहीं बनाया था, अब उस लड़ाई को लड़ने का एक यहाँ पे मकसद भी मिल रहा है और लोगों का समर्थन भी। अब्दुल्ला सेठ तो उस्ताद ठहरे। उन्होंने कहा, अब गांधी को रोकने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, और अगर है तो जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आप सबका भी है, पर आप जो कहेंगे वो ठीक है। हम सब इन्हें तो रोक लें, पर ये तो बैरिस्टर है, इनकी फीस का क्या होगा? महात्मा गांधी कहते हैं कि यह सब सुनकर मैं दुखी हुआ और बात काट कर बोला, अब्दुल्ला सेठ, इसमें मेरी फीस की बात ही नहीं उठती। सार्वजनिक सेवा की फीस कैसी? मैं ठहरूं तो एक सेवक के रूप में ठहर सकता हूं। मैं इन सभी भाइयों को ठीक से पहचानता नहीं, पर आपको भरोसा हो कि ये सब मेहनत करेंगे तो मैं 1 महीना रुक जाने को तैयार हूं। यह सच है कि आपको कुछ नहीं देना होगा, फिर भी ऐसे काम बिल्कुल बिना पैसे के तो हो नहीं सकते। हमें तार करने होंगे, कुछ साहित्य छापना पड़ेगा, जहां तहां जाना होगा, उसका गाड़ी किराया भी लगेगा। संभव है हमें स्थानीय वकीलों की सलाह भी लेनी पड़े। मैं यहां के कानून से परिचित नहीं हूं, मुझे कानून की पुस्तकें देखनी होगी। इसके सिवा ऐसे काम एक हाथ से नहीं होते, बहुत लोगों को उसमें जुटाना पड़ता है। गांधी की यह बात सुनते ही बहुत सारी आवाजें एक साथ सुनाई पड़ी। खुदा की मेहरबानी है, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, लोग भी बहुत हैं, आप रहना कबूल कर लें तो बस हो जाए। अब यह भोज के लिए आयोजित सभा नहीं रही। इस सभा ने कार्यकारिणी समिति का रूप ले लिया था। मैंने सलाह दी कि भोजन से निपटकर हमें जल्द घर पहुंचना चाहिए, और यह सब कहते हुए मैंने मन में लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली। मैंने यह भी जान लिया कि कितने लोगों को मताधिकार प्राप्त है, और यह जानकर मैंने 1 महीना और रुकने का निश्चय किया। और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में मेरे स्थानीय निवास की नींव डाली और स्वाभिमान की लड़ाई का बीज रोपा गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य पूरा हो चुका है, और उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों की स्थिति को देखकर, वहाँ के स्थानीय लोग जब इन्हें रुकने के लिए कहते हैं, तो महात्मा गांधी 1 और महीने रुकने के लिए वहाँ पे तैयार है। अर्थात महात्मा गांधी ने वही कहा कि कल क्या होगा किसने देखा। तो कल फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।